हेलो बच्चों, तो आज हम कराने जा रहे हैं आपको जो हमारा सेट चल रहा है 346 XS का खंड दय। इस खंड दय में कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो आइए इनको समझते हैं। खंड दय का पहला क्वेश्चन 3 नंबर में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क पार्ट, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस, ठीक है, एक कॉन्वेक्स है और दूसरा कॉनकेव लेंस है, की क्षमता 10 डायोप्टर और 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे, अगर मान लो इनको संपर्क में रख दें, संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेमी पर रखी वस्तु, ठीक है। उत्तल और अवतल दोनों कैसे रखे हैं? संपर्क में। और इनका मैं चित्र बना देता हूं। देखो, ये उत्तल लेंस है और इसी के संपर्क में है अवतल लेंस। ये अवतल लेंस हो गया, ठीक है बच्चों। इसकी क्षमता दी है 10 डायोप्टर और इसकी क्षमता दी है 2 डायोप्टर। संपर्क में रखे हैं, दोनों से 25 सेमी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। इससे जो संपर्क में मान लीजिए रखे हैं और वस्तु जो है दोनों से कितनी दूरी पर रखी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब वो कह रहा है इसके प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो कैसे करेंगे बच्चों? पहले आप क्या करोगे, ये युग्म बन गया तो युग्म की क्षमता निकालेंगे। पहला काम, युग्म की क्षमता। जब दो लेंस मिले, है ना, एक की क्षमता दे रखी है 10 डायोप्टर, दूसरे की 2 डायोप्टर, तो युग्म की क्षमता P बराबर होता है P1 प्लस P2। तो बेटा P इक्वल टू हो जाएगी, P1 कितना दिया है 10 डायोप्टर और P2 दिया है 2 डायोप्टर। लेकिन P2 जो है दूसरा लेंस अवतल है, अवतल की क्षमता सदैव माइनस में लेते हैं, ठीक है। उत्तल की क्षमता प्लस में लेंगे। उत्तल क्योंकि ये अभिसारी होता है, किरणों को केंद्रित करता है, तो पॉजिटिव मिलेंगे। अवतल अपसारी किरणों को फैलाता है, तो इसके लिए इसकी क्षमता माइनस में लेंगे। तो P2 2 डायोप्टर तो है, लेकिन माइनस के 2 डायोप्टर लेनी है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना। तो P आ गया 10 में से 2 घटाइए 8 डायोप्टर। ये इस युग्म की क्षमता आ गई 8 डायोप्टर। अब वो कह रहा है इस युग्म से कितनी दूरी पर रखी है वस्तु? 25 सेमी पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो U इक्वल टू 25 सेंटीमीटर पे वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V हमें ज्ञात करनी है। तो ये निकालने के लिए आपको U पता है, V निकालना। P से पहले F निकालेंगे, युग्म की फोकस दूरी। युग्म की फोकस दूरी ऐसे निकलेगी बच्चों, F बराबर होता है 100/P, ठीक है। फोकस दूरी F बराबर 100/P। यहां पर P क्षमता है डायोप्टर में और फोकस दूरी सेंटीमीटर में। तो ये आ जाएगी बच्चों F इक्वल टू 100/P की वैल्यू रख दो 8। अब देखिए काटिए इसको, 8 ही कम 8, कितने बच्चे बच्चों? 2, 20 हो गए। 8 दूनी 16, कितने बच्चे? 4, है ना। पॉइंट लगा के 0, 40 हो जाएंगे और 8 पंजे 40। मीन्स F इक्वल टू आ जाएगा 12.5 क्या सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी आ गई। अब फॉर्मूला लगाइए, 1/F बराबर होता है 1/V माइनस 1/U से। तो ये हो जाएगा 1/F इक्वल टू 1/V हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रख देंगे। और बेटा F की जगह वैल्यू रख दो, कितनी आई है फोकस दूरी युग्म की? 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। युग्म की फोकस दूरी आई है F बराबर 100/P लगाकर 12.5 सेंटीमीटर। यहां पर रख दो। V हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी, और माइनस 1/U माने वस्तु की दूरी। वस्तु कितनी दूरी पर रखी है बच्चों? 25 सेंटीमीटर। युग्म के बाईं ओर है तो माइनस के 25 लेंगे, ठीक है। युग्म के बाईं ओर अर्थात U 25 तो लिया जाएगा, क्योंकि वस्तु युग्म के बाईं ओर है, अर्थात माइनस में लेंगे इसको भी, ठीक है। जो बाईं ओर अर्थात आपतित किरण के विपरीत दिशा में जो दूरियां होती हैं, भाई आपतित किरण तो ऐसे जाएगी और दूरी ऐसे नपेगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नपेगी दूरी। तो आपतित किरण ऐसे गई है और दूरी ऐसे नपेगी। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां सदैव ऋणात्मक होती हैं, तो इसलिए हमें U माइनस का लेना होगा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर जाके फिर माइनस। कहने का मतलब ये आ गया बच्चों 1/12.5। अब ध्यान से देखना, माइनस माइनस प्लस 1/25, इधर आया फिर माइनस 1/25 इक्वल टू 1/V। तो बेटे मैं अब यहां पर सोल्व करने जा रहा हूं इसको। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/V इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम लीजिए आप, एलसीएम 25 आ गया, 25 एलसीएम आ गया। 12.5 से 25 कटेगा 2 बार, ठीक है। 12 एलसीएम 25 आ गया, 12.5 से 25 कटेगा 2 बार। तो 12.5 दूनी 25 और माइनस
25 से 25 कटेगा एक बार, 25 ही कम 25, तो 1/v बराबर 1/25, कहने का मतलब v बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अर्थात युग्म से जो वस्तु 25 सेंटीमीटर पे रखी थी उसका प्रतिबिंब युग्म जो है 25 सेमी पर ही बनाएगा। तो जो इमेज बनेगा युग्म से कितनी दूरी पर बनेगा बच्चों? 25 सेंटीमीटर पर। यह डायग्राम हो गया इसका। वस्तु 25 सेमी पर है, प्रतिबिंब भी 25 सेमी पर ही बनेगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब भी दो लेंस अलग अलग दे, है ना, उनकी क्षमताएं दे, तो पहले आपको क्या करना है? कुल क्षमता निकालिए। कुल क्षमता के लिए ये ध्यान रखना है, एक उत्तल है एक अवतल है, तो क्या करेंगे? उत्तल की क्षमता प्लस में लेनी है, अवतल की क्षमता माइनस में लेनी है, उनको जोड़ दो आप। ठीक है, P = P1 + P2। अब P1 प्लस में रखना है, P2 माइनस में, जैसे मैंने रखा है ना, क्योंकि दूसरा अवतल है। अगर दोनों उत्तल होते तो दोनों ही प्लस में लेते, फिर हम ये भी प्लस कर लिया जाता अगर दोनों उत्तल होते तो। बट यहाँ पर एक उत्तल है दूसरा अवतल है, तो P1 10 डायोप्टर, दूसरे P2 2 डायोप्टर, लेकिन माइनस में लिया तो P बराबर 8 डायोप्टर। ये इस युग्म की क्षमता आ गई। अगर सवाल में पूछता युग्म की क्षमता ज्ञात कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये 1 नंबर का होता, फिर इसको आप यहीं पर छोड़ देते, युग्म की क्षमता 8 डायोप्टर आंसर। लेकिन युग्म की क्षमता नहीं पूछी है, उसने आगे भी कहा है, क्वेश्चन में कहा है यदि इस युग्म से कितनी दूरी पर एक 25 सेमी पे वस्तु रख दें तो उसके प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी थी। तो u 25 सेमी पर वस्तु की दूरी हो गई, ऑब्जेक्ट की दूरी v हमें निकालना है। तो हमने क्या करा? p से पहले f निकालो। f बराबर होता है बच्चों 100/p। 100/p का मान 8 रखा, 12.5 सेंटीमीटर, ये फोकस दूरी आ गई। अब फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाइए, 1/f बराबर 1/v - 1/u। 1/f के रिप्लेस बच्चों ये रख दो, 1/v हमें कैलकुलेट करना है, -1/u कितना है बच्चों? 25, लेकिन युग्म के बाईं ओर है तो इसलिए माइनस का लेंगे, ये प्लस हो गया, ये इधर गया, फिर माइनस। तो 1/v = एलसीएम लिया 25, 12.5 से 25 दो बार, 25 से 25 एक बार, तो 1/25 या v बराबर 25 सेमी। अर्थात युग्म के दाईं ओर 25 सेमी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। अब इसमें एक चीज और पूछी है, लेंस की प्रकृति कैसी होगी? युग्म लेंस की, मतलब ये जो युग्म बना इसकी प्रकृति। तो ये निकालने का बड़ा आसान तरीका है। अगर युग्म की क्षमता प्लस में आए तो युग्म अभिसारी होगा, अगर युग्म की क्षमता माइनस में आए तो युग्म अपसारी होगा। तो युग्म की क्षमता कितनी आई थी बच्चों? 8 डायोप्टर, तो ये प्लस में आई है तो ये है युग्म अभिसारी होगा। अगर यहां आंसर माइनस में आता, मान लो सपोज करो यहां पे ये 10 डायोप्टर था और इसकी 12 डायोप्टर होती, दूसरे की क्षमता 12 डायोप्टर होती, तो 10 - 12 डायोप्टर करते तो माइनस के 2 डायोप्टर आंसर आता। अब वो माइनस में आता तो युग्म अपसारी बनता, बिकॉज यहां पर एक प्लस में है दूसरा माइनस, प्लस वाला बड़ा है, अर्थात उत्तल की क्षमता ज्यादा है। तो जब आंसर प्लस में आएगा तो युग्म हो जाएगा अभिसारी। तो युग्म कैसा होगा? युग्म अभिसारी होगा। तो मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से आप अपने एग्जाम में कर आओगे तो आपके 3 नंबर पक्के हैं। ठीक है, अब देखिए 4 का ख पार्ट बच्चों। अब देखिए बच्चों 4 का ख, ये एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है। यंग के द्विक रेखा छिद्र का प्रयोग करते हुए, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग जो है उसको प्रयोग करना है आपको। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक निगमित कीजिए, डेरिवेशन आ गया। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई में आ चुका है ना। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आपको यूज करना है और फ्रिंज चौड़ाई कैलकुलेट करनी है। तो यंग के द्विक स्लिट प्रयोग में आपको याद हो तो 3 पर्दे लिए जाते हैं, ऐसे 3 पर्दे लेते हैं, पर्दा P Q R, ये पर्दा P, ये पर्दा Q और इस पर्दे को R। वैसे नाम कुछ भी मान लो A B C, आपकी इच्छा चलेगी, इसमें कोई बात नहीं है दिक्कत वाली। पर्दे P में एक छिद्र लेते हैं S, और पर्दे Q में ये छिद्र हो गया, स्लिट बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्लिट छिद्र। और इसके S के ठीक सामने से Q के ऊपर और नीचे बराबर बराबर दूरी पर, जितने ऊपर उतने ही नीचे, है ना, जितने मिलीमीटर ऊपर या जितने सेंटीमीटर ऊपर उतने ही सेंटीमीटर नीचे 2 स्लिट लेंगे। एक स्लिट S1 मान लिया, दूसरा स्लिट S2 मान लिया। यहां से एक वर्णी प्रकाश जब इस पे डालते हैं तो पर्दे R पर व्यतिकरण प्रतिरूप दिखाई देता है, अर्थात यहां पर दीप्त और अदीप्त मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनते हैं। तो जो ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनते हैं उनकी हमें क्या कैलकुलेट करनी है? फ्रिंज चौड़ाई।
फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, विड्थ निकालनी है फ्रिंज की, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? मान लिया आप 3 पर्दे PQR व्यतिकरण प्रतिरूप में व्यवस्थित है। व्यतिकरण प्रतिरूप का मतलब जैसा व्यतिकरण के प्रैक्टिकल में सर थॉमस यंग ने जिस प्रकार ये प्रैक्टिकल किया था, उसके प्रैक्टिकल में जैसे 3 पर्दे लिए थे, तो उसी प्रकार हमने ये व्यवस्थित कर दिए हैं। जो पर्दा P और Q है ये पास पास रखते हैं, Q से R थोड़ी दूरी पर रहता है ना। ये वाली दूरी आप बड़ा D मान लीजिए बच्चों, और जो स्लिट की दूरी है उसको आप स्मॉल d मान लें, है ना। स्लिट की जो दूरी है उसको क्या मान लेंगे? स्मॉल d, छिद्रों के बीच की दूरी। अगर फ्रिंज बिल्कुल बीचों बीच S की सीध में यहां पर बनता है तो उसको बोलते हैं केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? केंद्रीय दीप्त फ्रिंज। हमेशा केंद्र में दीप्त फ्रिंज बनता है, ये केंद्रीय दीप्त फ्रिंज हो गया, ब्राइट फ्रिंज हो गया, ठीक है। अगर फ्रिंज इसके ऊपर नीचे बन रहा है तो इसका मतलब केंद्रीय फ्रिंज से विस्थापित हो रहा है। मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई फ्रिंज हमारा यहां पर बना, बिंदु M पर कोई फ्रिंज बना, ठीक है। कोई भी फ्रिंज बना, ब्राइट बना या डार्क बना, हमें नहीं पता, बस यहाँ पर कोई फ्रिंज बना हमारा। सपोज करो यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बना, या दीप्त भी मान सकते हैं, दोनों से हो जाएगा, ठीक है। सब हम जो है इमेजिन कर रहे हैं, सब कल्पना कर रहे हैं ऐसा हुआ। 3 पर्दे PQR व्यतिकरण प्रतिरूप में व्यवस्थित हैं। पर्दे P में छिद्र S है, पर्दे Q में 2 छिद्र S1 S2 हैं जो कि स्मॉल d दूरी पर है। पर्दे Q से एक पर्दा R बड़े d दूरी पर व्यवस्थित है। मान लीजिए पर्दे R के बिंदु M पर कोई दीप्त फ्रिंज बनता है, ठीक है। अब ये जो दीप्त फ्रिंज बना, ये हमेशा ऐसे तो बनेगा ही नहीं। दो तरंग, हमेशा जब व्यतिकारी तरंगे अध्यारोपित होती हैं, मिलती हैं किसी बिंदु पर, तो वहां पर फ्रिंज बनता है। तो ये व्यतिकारी तरंगे यहाँ से S1 और S2 से चली, है ना, कला संबद्ध स्रोतों से निकली, और इन्होंने जो है यहाँ पे M पर कोई फ्रिंज बना दिया, दीप्त फ्रिंज, ठीक है। मैंने क्या बताया कि यहां से S1 से और S2 से, S1 S2 कला संबद्ध स्रोत बोले जाते हैं, इनसे प्रकाश तरंगे चली और इन्होंने M पर व्यतिकरण करके कोई दीप्त फ्रिंज बना दिया, ठीक है। अब ये जो दीप्त फ्रिंज बना है, इसका केंद्र से, सेंटर से कोणीय विस्थापन, यहां से कोणीय विस्थापन थीटा है। कितना मान लिया कोणीय विस्थापन बच्चों? यहां से थीटा है। इस M पे जो फ्रिंज बन रहा है, इसका सेंटर से, मध्य से कोणीय विस्थापन कितना है? थीटा है। अब हम क्या करेंगे, जितना ये कोण है उतने ही कोण पर इस पे जो दूसरी वाली जो तरंग है H2M, ये तरंग पुंज है H2M, इस पे हमने लंब डाला, इसको A मान लो, ठीक है बच्चों। मैंने क्या बताया? S1 से इतने ही कोण बनाते हुए H2M पर एक लंब डाला। लंब डाला मतलब 90 डिग्री पर, इतने कोण, यहां से थीटा कोण हो गया है, जितना ये कोण है उतनी कोण पर हमने क्या करा? लंब डाला, मींस 90 डिग्री। ये क्या है बच्चों? 90 डिग्री। जब ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ऋजु रेखा पर जैसे ये 90 है नीचे वाला, तो ये भी 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऋजु रेखा पर बना कुल कोण 180 अंश होता है, तो ये 90 है, ये भी 90 है, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत यहां तक? मैंने क्या बताया अभी? मैंने S1 से इतने कोण पर यहां पर एक लंब डाल दिया, ठीक है। अब लंब डालने पर क्या हुआ भाई? 2 त्रिभुज बन गए। एक तो त्रिभुज M, इसे N मान लो, इस पॉइंट को O मान लो, जो बीच में है ना, केंद्रीय बिंदु MON, और ये वाला त्रिभुज S2 S1A। इन दोनों त्रिभुजों को आप ध्यान से देखिए। आप इनमें ये देखेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण थीटा थीटा है। ऐसे ही दोनों का ये जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है इसमें, और इसमें ये 90 डिग्री है। तो अर्थात यदि दो त्रिभुज जो है 90, दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाएगा, अर्थात ये समकोणिक त्रिभुज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हमने S1 से इस पर लंब डाला तो हमने देखा ये कोण इसके बराबर हो गया, ठीक है। इस त्रिभुज के, दो त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुजों की बात चल रही है? त्रिभुज MON, इसको ध्यान से देखो, MON, वह त्रिभुज S2 S1A, S2 S1A, इन दो त्रिभुज की बात चल रही है बच्चों, MON और S2 S1A। इन दो त्रिभुजों में आप देखेंगे ये कोण थीटा, ये भी थीटा है ना। ये कोण कितना? ये थीटा है, ये है थीटा बच्चों, ये थीटा, ये भी थीटा, और 90, ये 90 है और ये भी 90 है। तो अगर दो कोण बराबर हो जाएं, S2 S1A और MON, अगर दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरा अपने आप ही बराबर हो जाएगा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे?
त्रिभुज MON और त्रिभुज S2S1A समकोणिक हैं। कैसे हैं बच्चों? ये समकोणिक हैं। तो समकोणिक की शर्त लगा देंगे। समकोणिक त्रिभुजों की शर्त लगाइए। अगर दो त्रिभुज समकोणिक हो तो हम क्या करते हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। दो समकोणिक त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कैसे? अब देखो, इसमें कोण के सामने वाली भुजा है H2A अपोन। अब दूसरे त्रिभुज में पहुंचो, त्रिभुज MON में कोण थीटा के सामने वाली भुजा है MN। ठीक है, जैसे यहां पे देखा, यहां पर थीटा के सामने वाली भुजा है H2A, यहां पर थीटा के सामने वाली भुजा है MN, बराबर होगी। अब 90 देखो, यहां पर 90 है, 90 के सामने वाली भुजा क्या है बच्चों? S1 S2 अपोन दूसरे त्रिभुज में 90 के सामने वाली भुजा OM है ना। इस वाले MON में 90 के सामने वाली भुजा ये है OM। ठीक है, यहां तक समझ में आया? दो त्रिभुजों में अगर तीनों कोण बराबर हो जाएं तो वे समकोणिक होंगे। समकोणिक की शर्त होती है कि उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात देखेंगे, यहां पर थीटा के सामने की भुजा H2A है, यहां पर थीटा के सामने की भुजा MN है। फिर 90 के सामने आइए, 90 के सामने की भुजा S1 S2, यहां पर 90 के सामने की भुजा OM, बराबर रख दी। ठीक है बेटे, अब इनको आप वैल्यू रख लो। H2A हमें नहीं पता, अपोन MN हमें पता है, इसको आप कुछ मान लीजिए, इस दीप्त फ्रिंज का इस केंद्रीय फ्रिंज से दूरी x मान लो आप। ठीक है, ये जो दीप्त फ्रिंज बन रहा है हम पर, इसकी केंद्रीय फ्रिंज से दूरी क्या मान लेंगे? x। तो यहां पर x लिख दो बच्चों, बराबर S1 S2 भी मुझे पता है बच्चों, स्मॉल d है, अपोन OM ये नहीं पता है, OM नहीं पता। तो हमें पहले OM निकालना होगा। OM पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं। OM जो है इस त्रिभुज MON में ये कर्ण का रोल कर रहा है, और कर्ण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब कितना है बच्चों? x² और प्लस आधार कितना है? d²। ठीक है, इस वाले त्रिभुज में MON में अगर OM की वैल्यू निकालनी हो तो OM बराबर होगा अंडर रूट में इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, तो अंडर रूट में x² प्लस d²। अब यहां पर देखिए बच्चों, ये जो x है ये देखने में बड़ा लग रहा है, अन्यथा ये बहुत मिलीमीटर की कोटि के होते हैं, ऊपर नीचे पास बनते हैं, ये है ना, बहुत कम होती है ये दूरी, और ये मीटर की कोटि की होती है, बड़ा D मीटर की कोटि की है, और ये बहुत छोटी है, अल्प है। तो हम क्या करेंगे, चूंकि x² छोटा नहीं है, बहुत छोटा है, किससे? d² से। भाई d तो बहुत बड़ा है, मीटर में है, और ये वाली दूरी है ना, ये इसके आसपास फ्रिंज बराबर में बनते हैं, मिलीमीटर की कोटि में, बहुत छोटे बनते हैं, ये बहुत छोटी कम स्पेस पे बनते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? x² बहुत छोटा है, किससे? d² से। तो x² को छोड़ दो तो OM बराबर, इसको छोड़ दो, बेकार है, तो अंडर रूट में क्या बचा बेटा? d²। कहने का मतलब OM बराबर d होगा। ठीक है, OM का मान क्या होगा? d। तो बेटा ये हो जाएगा आपका H2A अपोन x बराबर d अपोन OM के रिप्लेस बड़ा D हम लिख सकते हैं। बताइए यहां तक समझ में आ गया क्या? H2A अपोन x बराबर d अपोन OM की वैल्यू आपकी बैठ गई, OM की वैल्यू कैपिटल D। तो बच्चों यहां से H2A आ जाएगा, H2A बराबर बैठ जाएगा। इसको बच्चों इधर ले आइए, ये जो छोटा x चमक रहा है ना, इसको इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा dx अपोन बड़ा D। ठीक है, ये H2A का मान आ गया। H2A मतलब ये वाली दूरी आ गई। ये बोली जाती है दोनों तरंगों के बीच पथों का अंतर। देखिए, एक तरंग ये है S1M, दूसरी तरंग है H2M, और इनके बीच पथों का अंतर है H2A, अर्थात इसे बोलेंगे पथांतर। पथों का अंतर मतलब पथांतर। तो ये H2A पथांतर है, यहां पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया H2A पथांतर बराबर dx अपोन कैपिटल D। अब पथांतर जो होता है, चूंकि दीप्त फ्रिंज के लिए, ब्राइट के लिए संपोषी व्यतिकरण में जो पथांतर होता है, इसको याद करना है आपको। पथांतर का फॉर्मूला होता है n लैम्बडा
दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन लैम्डा। अगर अदीप्त हो तो अदीप्त में होता है एन माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। ठीक है, ये सब मैंने प्रूव करा रखे हैं आपको। तो यहां पर बच्चों पथांतर के रिप्लेस एन लैम्डा रख दो या एम लैम्डा लिख देते हैं। एन मान लो या एम मान लो, है ना। ये एम या एन ये फ्रिंज की संख्या है। पहला फ्रिंज बना तो एम की जगह 1, दूसरा फ्रिंज बना तो एम की जगह 2, तीसरा फ्रिंज बना तो एम की जगह 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंज होती है, एम से रिप्रेजेंट कर लो या एन से। तो दीप्त फ्रिंज के लिए एम लैम्डा सूत्र होता है पथांतर का, तो यहां पर एम लैम्डा रख देंगे और ये एज इट इज रहेगा डी एक्स अपॉन बड़ा डी। तो यहां से बच्चों एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स बराबर, इसको इधर ले आओ बच्चों, एक्स बराबर एम इंटू डी लैम्डा अपॉन छोटा डी। तो मैं अपेक्षा करता हूं यहां तक आपके समझ में आया होगा। एक्स है यहां पर, ये जो फ्रिंज बन रहा था इसकी इससे दूरी, दीप्त फ्रिंज की किससे बच्चों, दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी आ गई। अब हमें दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई निकालने के लिए वो भी इससे निकलेगी भाई। तो देखिए उसके लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, तो हम इसको बढ़ा लेते हैं। फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विथ, इसको डिनोट करते हैं W से। फ्रिंज विथ क्या होती है, दो कर्मागत दीप्त, दो कर्मागत दीप्त या अदीप्त, दो कर्मागत दीप्त हो या अदीप्त हो के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई W कहलाती है। क्या बताया, फिर सुन लो बच्चों। दो कर्मागत दीप्त, जैसे एक दीप्त ये बना, मान लो ये पहला दीप्त है, इससे अगला दीप्त दूसरा, इससे अगला दीप्त तीसरा, तो दो कर्मागत, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या तीसरा चौथा, दो कर्मागत दीप्त या दो कर्मागत अदीप्त के बीच का जो गैप होगा, इनके बीच का जो गैप होगा वो फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगा। ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसलिए, जैसे एक दीप्त बना, फिर उसके बराबर में बनता है अदीप्त, फिर दीप्त बनेगा, फिर बनेगा अदीप्त। तो अब दो कर्मागत दीप्त के बीच की दूरी निकालो। मान लो इसकी दूरी निकाली आपने n, इसकी दूरी n+1। तो जब आप n+1 में से n घटाओगे तो बीच का ये बचेगा एक फ्रिंज, जब इसमें से ये घटाओगे तो बीच वाला फ्रिंज बचेगा। तो दो कर्मागत दीप्त में से जब आप घटा देंगे तो बीच वाला जो फ्रिंज बन रहा है दीप्त, उसकी चौड़ाई निकल के आ जाएगी। तो दो कर्मागत दीप्त या दो कर्मागत अदीप्त के बीच की जो दूरी होती है उसे हम बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। अर्थात कहने का मतलब ये हो गया, अर्थात W बराबर हो जाएगी, ये जो फ्रिंज बना है ये एम वे फ्रिंज की आई है दूरी, एम वे, एम वाला फ्रिंज माना है हमने। और इससे अगले वाला क्या होगा बच्चों, m+1, उससे अगले वाला क्या होगा m+2, उससे अगले वाला क्या होगा m+3। तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए क्या करोगे, एक अगले वाले में से उससे एक पिछले वाले की दूरी घटा दो। तो हम क्या करेंगे, WX लिखा हमने और बेस में लिख दिया m+1। इसका मतलब m+1 वे फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फ्रिंज से दूरी में से माइनस कर दो xm, मतलब m वे फ्रिंज की दूरी घटा दो, तो फ्रिंज चौड़ाई निकल जाएगी। तो कहने का मतलब W बराबर हो जाएगा, x बराबर फॉर्मूला था m इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। मैंने अभी आपको बताया हम क्या कर रहे हैं, m+1 वे में से m की दूरी घटा रहे हैं। तो m जहां पर m है वहां पर m के रिप्लेस आप क्या रख दोगे, m+1 और सब एज इट इज, m+1 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी में से माइनस कर दो एम वे फ्रिंज की दूरी, एम वे की तो ये आई है भाई, m इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। जब इसे आप घटाओगे बच्चों तो अब आप देखेंगे डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी कॉमन आ रहा है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी यहाँ भी है, यहाँ भी एक कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचेगा बच्चों, m+1 माइनस m। क्या बेनिफिट मिला, m से m कैंसिल, 1 बचा, 1 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अर्थात फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला आ गया W बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अर्थात फ्रिंज चौड़ाई तीन बातों पर डिपेंड करती है। नंबर 1, पर्दों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 2, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के भी अनुक्रमानुपाती होती है। और नंबर 3, छिद्रों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है।
तो ये फ्रिंज चौड़ाई का डेरिवेशन आ गया। अगर आप इसको ऐसे कर आएंगे तो आपके 3 नंबर पक्के हैं बच्चों। फिर एक बार हम इसको समझते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम आपको ध्यान से समझना है। पहले आपको यंग के प्रयोग की भांति पर्दे व्यवस्थित करने हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा के आपको एक बार फिर समझाता हूं इसका चित्र। आज देखिए ये 2 क्वेश्चन ही हो पाएंगे इस वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हमारा मेन मकसद है कि आपको जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक एग्जाम में, वे रिपीट बहुत होते हैं क्वेश्चन, तो उनको बिल्कुल पक्के से समझाना अच्छी तरह से, जो कभी भूलो मत आप। तो थोड़ा टाइम लगता है इस प्रोसेसिंग में, तो इसलिए कम क्वेश्चन हो पाएंगे, है ना। लेकिन हम सब कराएंगे आपको, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें। तो ये 3 पर्दे बनाए, पर्दा पी क्यू और ये तीसरा पर्दा आर। पर्दे पी में बच्चों 1 छिद्र लिया एस, पर्दे क्यू में 2 छिद्र लिए S1 और S2, ठीक है। ये जो छिद्र है S1 और S2 बच्चों, ये जितने ऊपर दूरी पर है उतनी नीचे, जब ये कला संबद्ध स्रोत कहलाएंगे। फिर यहां से प्रकाश निकलेगा, यहां से प्रकाश निकलेगा। अगर फ्रिंज बनेगा बीच में यहां पर, है ना, N बिंदु पर, तो इसे बोलेंगे केंद्रीय फ्रिंज। सेंटर पे जो बनेगा क्या बोला जाएगा, वो केंद्रीय फ्रिंज। अगर फ्रिंज के ऊपर या नीचे बनता है तो वो केंद्रीय फ्रिंज से उतनी ही दूरी हो जाएगी। हमने सपोज किया कि यहाँ पर M पर हमारा कोई दीप्त फ्रिंज बना, दीप्त बने या अदीप्त बने, दोनों का जो है बस सूत्र यहाँ पर चेंज होता है पथांतर का, अन्यथा सब सेम है, ठीक है। तो दीप्त बना मान लीजिए, तो ये फ्रिंज जो बना, इन दोनों तरंगे जो आई, इनके व्यतिकरण अध्यारोपण से, जब इन्होंने व्यतिकरण करा मतलब अध्यारोपण हुआ, तब ये फ्रिंज बना बिंदु M पर, ठीक है। अगर ये फ्रिंज जो है M पर बना तो इसकी केंद्रीय फ्रिंज से हम दूरी मान लेते हैं x, ये मान ली। पर्दों के बीच की दूरी आप मान लेते हैं बड़ा D, छिद्रों के बीच की दूरी आप मान लेते हैं छोटा d। फिर आपको क्या करना है, ये जो फ्रिंज बना है इसका सेंटर से, बीच से आप कोणीय विस्थापन मान लीजिए थीटा। भाई ये तो डेरिवेशन कर रहे हैं हम, क्यों मान लीजिए, क्योंकि हम इसको गणितीय विधि से सिद्ध कर रहे हैं, तो गणितीय विधि में ऐसे कल्पना करनी पड़ती है। अब जितना ये कोण है उतनी कोण पे आपने इस पर लंब डाला, थीटा एंगल ये माना, और ये लंब हो गया 90 डिग्री पर, ये ए पॉइंट, ठीक है। अब हमने देखा बच्चों, इन 2 त्रिभुजों की कंपैरिजन करें आप। त्रिभुज इसे O पॉइंट मान लो, या पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा चलेगी। यहाँ पर MON एक त्रिभुज, ये देखिए, दूसरा त्रिभुज S2 S1A। इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये कोण बराबर है, ये 90 डिग्री है, चूंकि हमने लंब डाला, ये भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों को, जो इन 2 त्रिभुजों के 2 कोण बराबर हो गए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो तीसरा कोण जो बचा ये वाला, ये इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात ये दोनों त्रिभुज कौन कौन से, MON और दूसरा S2 S1A, ये कैसे हो जाएंगे, समकोणिक, ठीक है। इस बात को आपको लिख देना है पहले कि यहाँ से ये थीटा कोण पर लंब डाला जाता है, पर्दे Q से पर्दे R की दूरी बड़ा D है, इनकी छिद्रों के बीच की दूरी छोटा d है, ठीक है। ये आप लिख देंगे माना में। फिर उसके बाद समकोणिक त्रिभुजों की शर्त लगाइए। समकोणिक की शर्त होती है कि 2 त्रिभुज अगर समकोणिक हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो बराबर रखिए, थीटा के सामने की भुजा S2A, यहाँ पर थीटा के सामने की भुजा MN, तो S2A अपॉन MN, देखो ऐसे ही लिखा क्या, बिल्कुल सही, S2A अपॉन MN। अब देखिए 90 के सामने, यहाँ पे 90 के सामने क्या है, S1 S2, और यहाँ पर 90 के सामने क्या है बच्चों, OM। अब सबकी वैल्यू रख दो, S2A अपॉन MN कितना है बच्चों, MN ये रहा जी x। S1 S2 बिल्कुल है हमारे पास, ये रहा स्मॉल d, ये रख दिया। OM नहीं है तो इसे पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए। OM कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, रूट में x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। x छोटा है बड़े d की अपेक्षा में, बहुत छोटा है, स्क्वायर होने पे और छोटा हो जाएगा, तो आप x स्क्वायर को छोड़ देंगे तो OM बराबर रूट में d स्क्वायर, मतलब OM बराबर d, ये यहाँ पर रख दिया बेटे। यहाँ से S2A की वैल्यू फाइंड हो जाती है dx अपॉन बड़ा d। यहाँ पर छोटा d स्लिटों के बीच की दूरी या छिद्रों के बीच की दूरी है, x डिप्ट फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी है, और बड़ा D पर्दों के बीच की दूरी। ये S2A आ गया। S2A क्या है, S1M और S2M, ये जो 2 तरंगे थी व्यतिकारी तरंगे, इनके बीच पथों का अंतर कहलाता है पथांतर। तो S2A क्या है, पथांतर आ गया dx अपॉन बड़ा D। अब दीप्त फ्रिंज, अगर यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बन रहा हो तो दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का फॉर्मूला होता है m लैम्डा। अगर अदीप्त बन रहा हो तो अदीप्त के लिए पथांतर होता है m-1/2 इंटू लैम्डा, ठीक है। तो ये पथांतर हो गया, यहां पर रख दिया हमने, इसके लिए पथांतर m लैम्डा बराबर dx अपॉन बड़ा d। तो यहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, इसको उधर ले जाइए, x इज इक्वल टू m इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल d।
दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र आ गया। ये x क्या है यहाँ पर, दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। अगर यहाँ पर इस डेरिवेशन में पूछता कि यंग का प्रयोग यूज करते हुए, यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग करते हुए दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का व्यंजक स्थापित कीजिए, तो आप यहीं पर छोड़ देते इसको। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है फ्रिंज चौड़ाई। तो फ्रिंज चौड़ाई को डेफिनेशन आपको याद करनी होगी, दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। तो दो क्रमागत मतलब एम वे फ्रिंज की दूरी ये आई है, इससे अगले की हो जाएगी m+1 वे फ्रिंज की दूरी, उनको घटा दो तो फ्रिंज चौड़ाई निकल जाएगी। तो ये बात मैंने लिख दी, दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। अर्थात W बराबर ये m वा फ्रिंज है, इससे अगले होगा m+1 वा, तो m+1 वे में से m वे फ्रिंज की दूरी घटा दो, xm+1 में से xm माइनस कर दिया, तो ये आ गया बच्चों, यहाँ पर m की जगह m+1 कर दिया, d लैम्डा अपॉन स्मॉल d माइनस m d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d कॉमन, तो अंदर क्या बचा बच्चों, m+1 माइनस m से m कैंसिल, तो W बराबर आ गया d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ये आ गया फ्रिंज चौड़ाई का डेरिवेशन। अगर आप यहाँ तक कर आते हैं तो आपके 3 नंबर बच्चों पक्के। अब इसमें कभी कभी 1 नंबर में ये भी आता है कि फ्रिंज चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आप कैसे करेंगे, बस सूत्र आपके याद होना चाहिए। फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है W बराबर d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। तो आप लिख सकते हैं फ्रिंज चौड़ाई 3 बातों पर निर्भर करती है। नंबर 1, पर्दों के बीच की दूरी बड़ा डी पर, पर्दों के बीच की दूरी बड़ा डी, ये दो पर्दे की ओर आर, ये बड़ा डी दूरी पे माने हमने। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, जो प्रकाश यूज हो रहा है उसकी तरंगदैर्ध्य पर, ठीक है, तरंगदैर्ध्य पर। और तीसरा, छिद्रों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो मैं अपेक्षा करता हूं आज का कार्य आपके समझ में आ गया होगा। ये डेरिवेशन ने बहुत टाइम लिया लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अब इस खंड में 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, वे हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।